मौत के तोहफे अध्याय 20 जेनोफिलियस लवगुड। हैरी को उम्मीद नहीं थी कि हरमाइनी का गुस्सा रात भर में ख़त्म हो जाएगा, इसलिए उसे देखकर हैरानी नहीं हुई कि वो अगली सुबह भी चुप चुप थी और उन्हें कहर ढाती नज़रों से देख रही थी। रॉन भी हरमाइनी के सामने असामान्य रूप से उदास था ताकि हरमाइनी को उसके पछतावे का एहसास हो। दरअसल माहौल इतना गंभीर था कि हैरी को लगा जैसे कोई अंत्येष्टि हो रही है जिसमें सिर्फ वही दुखी नहीं था। वैसे हैरी के साथ अकेले रहने पर रॉन काफ़ी खुश दिखता था। किसी ने हमारी मदद की, वो बार बार कहता रहा। किसी ने उस हिरणी को भेजा था, कोई हमारी तरफ है। एक होरक्रक्स तो कम हुआ दोस्त। लॉकेट के नष्ट होने से उनका उत्साह बढ़ गया था। वो बाकी होरक्रक्सों की संभावित जगहों के बारे में बहस करने लगे थे। हालांकि वो इस विषय में पहले भी कई बार बातचीत कर रहे थे, लेकिन हैरी अब आशावादी महसूस कर रहा था। हरमाइनी का चिड़चिड़ापन भी उनके उत्साह को कम नहीं कर पाया था। किस्मत के अचानक पलटने से, रहस्यमयी हिरणी के आने से, गरुण द्वार की तलवार मिलने से और सबसे बढ़कर रॉन के लौटने से हैरी इतना खुश था कि मुंह लटका कर नहीं बैठता था। शाम के आते आते वो और रॉन निराशा फैलाती हरमाइनी के पास से भागने में कामयाब हो गए। उन्होंने बिना पत्तियों की झाड़ियों में काली बेरियां खोजने का बहाना बनाया जो वहाँ थी ही नहीं। दरअसल उनका असली मकसद खबरों का आदान प्रदान करना था। हैरी ने रॉन को अपने और हरमाइनी के तमाम रोमांचक अभियानों के बारे में सब कुछ बता दिया था। गॉड्रिक्स हॉलो में हुई घटना की पूरी जानकारी दी थी और रॉन हैरी को बता रहा था कि कुछ सप्ताह बाहर रहने के दौरान उसने जादूगर दुनिया के बारे में क्या क्या जाना है। रॉन ने बताया मगलू परिवार में पैदा जादूगर मंत्रालय से बचने के लिए कैसी कैसी हताशापूर्ण कोशिशें कर रहे हैं। फिर उसने हैरी से पूछा, तुम्हें प्रतिबंधित शब्द के बारे में कैसे पता चला? क्या तुमने और हरमाइनी ने तुम जानते हो कौन का नाम लेना बंद कर दिया? हैरी बोला, ओह हाँ, बस बुरी आदत पड़ गई है। व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसे वॉल नहीं। रॉन इतनी तेजी से गरजा कि हैरी उछलकर झाड़ी में गिर पड़ा और हरमाइनी त्योरियां चढ़ाकर उनकी तरफ देखने लगी। माफ़ करना, रॉन ने हैरी को कटेली झाड़ियों से बाहर निकालते हुए कहा, लेकिन उस नाम पर सम्मोहन किया गया है हैरी। प्राणभक्षी इस तरह अपने दुश्मनों का पता लगा रहे हैं। उसका नाम लेते ही रक्षात्मक सम्मोहन टूट जाते हैं। टोटेनहैम कोर्ट रोड में उन्हें हमारा पता इसी तरह चला था क्योंकि हमने उसका नाम लिया था। बिल्कुल, इस बात के लिए उनकी तारीफ करना चाहिए। इसमें समझदारी लगती है। सिर्फ वो लोग ही उसका नाम लेने की हिम्मत करते हैं जो उससे टकराने के बारे में गंभीर हैं, जैसे डंबलडोर। अब उन्होंने इस नाम को ही प्रतिबंधित कर दिया है। इस नाम को लेने वाले हर व्यक्ति को खोजा जा सकता है। माया पंछी के समूह के सदस्यों का तुरंत पता लगाने का आसान तरीका है। इसी कारण किंग्सले भी पकड़ में आते आते बचा था। तुम मजाक कर रहे हो? नहीं, बिल ने मुझे बताया है। कुछ प्राणभक्षियों ने किंग्सले को घेर लिया था, लेकिन वो लड़कर बच निकला। अब वो भी हमारी तरह छुपा हुआ है। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि वो हिरणी किंग्सले ने ही भेजी होगी? उसका पितृदेव वनविलाप है, हमने शादी में देखा था, याद है? ओह हाँ। वो बागड़ के किनारे किनारे आगे बढ़े और हरमाइनी से और टेंट से दूर हो गए। हैरी, तुम्हें नहीं लगता ये डंबलडोर ने किया हो? डंबलडोर ने क्या किया होगा? रॉन थोड़ा झिझका। हिरणी? रॉन हैरी को कनखियों से देख रहा था। आखिरी बार वो तलवार उन्हीं के पास थी। हैरी रॉन की बात पर हंसा नहीं। सवाल के पीछे हसरत जो थी वो समझ सकता था। ये बहुत राहत भरा विचार था कि डंबलडोर उनके पास लौट आए हैं और उन पर नजरें रखे हैं। डंबलडोर मर चुके हैं। मैंने उन्हें मरते देखा है, मैंने लाश देखी है। वो यकीनन चले गए हैं। वैसे भी उनका पितृदेव हिरणी नहीं है, माया पंछी है। पितृदेव बदल सकता है ना? टोंक्स का पितृदेव नहीं बदला था क्या? हाँ, लेकिन अगर डंबलडोर जिंदा होते तो वो सामने क्यों नहीं आते? वो अपने हाथों से तलवार क्यों नहीं देते? क्या पता, शायद उसी कारण जिस कारण उन्होंने जिंदा रहते समय तुम्हें तलवार नहीं दी थी। शायद उसी कारण जिस कारण उन्होंने तुम्हें एक सुनहरी गेंद और हरमाइनी को बच्चों की कहानियों की पुस्तक दी। यानी? हैरी ने रॉन पर गहरी नजर डाली। वो उसके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। पता नहीं, पहले मैं सोचता था कि वो मजाक कर रहे थे या इस काम को मुश्किल बनाना चाहते थे, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। देखो, जब उन्होंने मुझे बत्ती बंद यंत्र दिया था तो वो जानते थे वो क्या कर रहे हैं, है ना? उन्हें रॉन के कान अचानक लाल हो गए। वो अपने पैरों के नीचे की घास के टुकड़े को देख रहा था। उन्हें पता था मैं तुम लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं, उन्हें जरूर पता होगा कि तुम हमारे पास लौट कर आना चाहोगे। हैरी ने उसकी बात को सही किया। रॉन कृतज्ञ था, लेकिन अजीब सा दिख रहा था। कुछ हद तक विषय बदलने की खातिर हैरी बोला,
डम्बलडोर की बात चली है तो क्या तुमने सुना कि स्कीटर ने उनके बारे में क्या लिखा है? ओह हाँ, लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं। जाहिर है अगर माहौल अलग होता तो ये बहुत बड़ी खबर होती कि डम्बलडोर की ग्रिंडेल्ड वॉल से दोस्ती थी, लेकिन अब ये डम्बलडोर को नापसंद करने वालों के लिए हंसने की बात है और उन्हें अच्छा समझने वालों के लिए एक तमाचा है। वैसे मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है। वो बहुत छोटे थे, वो हमारी उम्र के थे, हैरी ने कहा जैसा हरमाइनी से उसने कहा था। उसके चेहरे के भाव से रॉन समझ गया इस विषय पर आगे कुछ बोलना उचित नहीं है। एक बड़ी मकड़ी झाड़ियों में बुने जालों के बीच बैठी थी। हैरी ने उस पर निशाना साधा। वृह दो। जाले में बैठे मकड़ी हल्के से कांपी और हिली। हैरी ने दोबारा कोशिश की। मकड़ी बड़ी हो गई। मत करो, रॉन तीखी आवाज में चिल्लाया। मुझे अफसोस है कि मैंने कहा था कि डम्बलडोर उस वक्त छोटे थे। ठीक है, हैरी भूल गया था रॉन मकड़ियों से नफरत करता था। माफ करना लगू तो मकड़ी छोटी नहीं हुई। हैरी ने अपनी ब्लैक थॉर्न लकड़ी की छड़ी को देखा। उस दिन अब तक उसने इससे जो भी मंत्र मारा था उसका प्रभाव माया पंछी वाली छड़ी से कमजोर था। तुम्हें बस अभ्यास की ज़रूरत है, हरमानी ने कहा, जो बिना आवाज़ किए उनके पीछे आ गई थी और खड़े होकर मकड़ी को बड़ा छोटा करने की हैरी की कोशिशों को चिंता से देख रही थी। सब कुछ आत्मविश्वास पर निर्भर करता है हैरी। वो जानता था हरमानी इस तरह क्यों बोल रही है, क्योंकि छड़ी तोड़ने के मामले में वो अब भी खुद को अपराधी मान रही थी। हैरी ने उस ताने को रोका जो उसके होंठों तक आ गया था। वो बोलने वाला था कि अगर इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हरमाइनी अपनी छड़ी हैरी को देकर खुद ब्लैक थॉर्न लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल करके देखो। बहरहाल वो उससे दोस्ती कायम रखना चाहता था, इसलिए चुप रह गया। मगर जब रॉन ने हरमाइनी को संकोच के साथ थोड़ा मुस्कुरा कर देखा तो वो तेजी से चली गई और एक बार फिर अपनी पुस्तक के पीछे ओझल हो गई। अंधेरा घिरने पर वो तीनों टेंट में लौट आए। हैरी ने पहरेदारी की पहली पारी संभाली। रॉन ने उसकी तरफ कई बार घबरा कर देखने के बाद अपने बैग से एक लकड़ी का छोटा सा रेडियो निकाला और स्टेशन पकड़ने की कोशिश करने लगा। उसने हैरी को धीमी आवाज़ में कहा, इसमें एक कार्यक्रम आता है जो सही खबरें देता है। बाकी सब लोग तो तुम जानते हो कौन की तरफ हैं और मंत्रालय के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम जब तुम सुनोगे तो समझ जाओगे, ये बहुत बढ़िया है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि वो हर रात को प्रसारण नहीं कर पाते। वो लगातार अपनी जगह बदलते हैं ताकि छापा ना पड़े। इसे सुनने के लिए पासवर्ड की ज़रूरत है। दिक्कत यह है कि मैं पासवर्ड भूल गया हूँ। उसने रेडियो के ऊपरी हिस्से को अपनी छड़ी से ड्रम की तरह बजाया और कुछ बुदबुदाने लगा। वो हरमाइनी को कनखियों से देखता रहा। जाहिर है उसे डर लग रहा था वो गुस्से में कुछ बोलेगी, लेकिन हरमाइनी ने उसे ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे वो वहाँ पर हो ही नहीं। रॉन लगभग 10 मिनट तक छड़ी ठोंकता रहा, बुदबुदाता रहा। आखिरकार हरमाइनी बर्थ से नीचे उतरी। रॉन ने तत्काल छड़ी ठोंकना बंद कर दिया। अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं बंद कर देता हूँ, उसने घबराकर हरमाइनी से कहा। हरमाइनी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। हैरी के पास गई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हैरी ने पुस्तक को देखा जो अब भी हरमाइनी के हाथ में थी। इसका शीर्षक था एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला। क्या? उसने सहम कर पूछा। उसके दिमाग में तुरंत ये बात आई कि इस पुस्तक में एक अध्याय उस पर भी था। वो डम्बलडोर के साथ अपने संबंधों के बारे में रीटा की कहानी सुनने के मूड में नहीं था। बहरहाल हरमाइनी का जवाब बिल्कुल अप्रत्याशित था। मैं जेनोफिलियस लवगुड से मिलने जाना चाहती हूँ। लूना के डैडी से मैं बात करना चाहती हूँ। क्यों? हरमाइनी ने गहरी सांस ली। निशान के बारे में, बीडल की कहानी या पुस्तक के निशान के बारे में। ये देखो। उसने एल्बस डम्बलडोर का जीवन और झूठ का सिलसिला पुस्तक अनिच्छुक आंखों के नीचे रख दी। हैरी ने देखा वहाँ पर ग्रिंडेल्ड वॉल्ड को लिखे डम्बलडोर के मूल पत्र की छाया प्रति थी। हैरी इस पतली तिरछी लिखाई को पहचानता था। यह अकाट्य प्रमाण था। ये सबूत देखकर उसे अच्छा नहीं लगा था कि डम्बलडोर ने सचमुच वो शब्द लिखे थे और रीटा की कहानी मनगढ़ंत नहीं थी। दस्तखत देखो हैरी, उसने ऐसा ही किया। बहरहाल अपनी रोशन छड़ी करीब लाकर उसने गौर से देखा तो हरमाइनी की बात उसे समझ में आई। डम्बलडोर ने एल्बस के एक ही जगह वही त्रिकोणीय निशान बनाया था जो बीडल की कहानियों में था। तुम क्या? रॉन ने हल्के से पूछा, लेकिन हरमाइनी ने उस पर कहर ढाती नजर डाली और हैरी की तरफ मुड़ गई। ये निशान बार बार आता है। मैं जानती हूँ, विक्टर ने कहा था, ये ग्रिंडेल वॉल्ड का निशान है, लेकिन निश्चित रूप से ये गॉड्रिक्स हॉलो में उस पुरानी कब्र पर था और कब्र के पत्थर की तारीखें ग्रिंडेल वॉल्ड से बहुत पहले की थी। और निशान इस पुस्तक में भी है। देखो, डम्बलडोर या ग्रिंडेल वॉल्ड से तो अब हम नहीं पूछ सकते। मुझे तो ये मालूम भी नहीं कि ग्रिंडेल वॉल्ड जिंदा है या नहीं, लेकिन हम मिस्टर लवगुड से ज़रूर पूछ सकते हैं।
शादी में निशान उनके गले में था। मुझे यकीन है ये महत्वपूर्ण है हैरी। हैरी ने तत्काल जवाब नहीं दिया। उसने हरमाइनी के उत्सुक चेहरे को देखा, फिर सोचने लगा। काफ़ी देर बाद बोला, हरमाइनी, हमें एक और गॉड्रिक्स हॉलो जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी तरह की बातचीत करके वहाँ गए थे, लेकिन ये निशान बार बार टपक पड़ता है हैरी। डम्बलडोर मेरे लिए बीटल की कहानियाँ छोड़ कर गए थे। तुम्हें कैसे मालूम हमें इस निशान के बारे में पता नहीं लगाना चाहिए? लो, एक बार फिर वही मामला आ गया। हैरी को थोड़ी चिढ़ हुई। हम खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। डम्बलडोर ने हमारे लिए गोपनीय निशान और सुराग छोड़े हैं। वैसे बत्तीबंद यंत्र काफ़ी उपयोगी साबित हुआ था। मुझे लगता है हरमाइनी सच कह रही है। मुझे लगता है हमें लवगुड से मिलने चलना चाहिए। हैरी ने उसे गुस्से से देखा। उसे यकीन था रॉन हरमाइनी की बात का समर्थन सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि वो उसे खुश करना चाहता था। ये गॉड्रिक्स हॉलो जैसा नहीं है। लवगुड तुम्हारी तरफ है हैरी। क्विबलर लगातार तुम्हारी पैरवी कर रहा है। मुझे लगता है ये महत्वपूर्ण है, हरमाइनी गंभीरता से बोली। लेकिन यदि ये महत्वपूर्ण है तो डम्बलडोर ने मरने से पहले क्यों नहीं बताया? हो सकता है ये ऐसी चीज़ हो जो तुम्हें खुद खोजनी हो। हाँ, रॉन ने चमचागिरी करते हुए कहा। मुझे लगता है कि हमें जाकर मिस्टर लवगुड से बात करनी चाहिए। ये एक ऐसा प्रतीक है जो डम्बलडोर, ग्रिंडेल, वॉल्ड और गॉड्रिक्स हॉलो को जोड़ता है। हैरी, मुझे यकीन है हमें इसके बारे में जानना चाहिए। चलो इस पर वोटिंग कर लेते हैं, रॉन ने कहा। जो लवगुड से मिलने जाने के पक्ष में हैं वो अपना हाथ उठा दें। रॉन ने हरमाइनी से पहले हाथ उठाया। हरमाइनी के होंठ संदेह से कांपे और उसने भी अपना हाथ उठा लिया। तुम हार गए हैरी, माफ़ करना, रॉन ने उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए कहा। ठीक है। एक तरफ तो उसे देख के थोड़ा मज़ा आया, दूसरी तरफ चिढ़ हुई। एक बार लवगुड से मिलने के बाद हमें होर्क्रक्सों की तलाश में जुटना चाहिए। ठीक है, वैसे लवगुड का घर कहाँ है? हाँ, मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे उनका घर ठीक ठाक तो नहीं मालूम, लेकिन उनका जिक्र करते समय मम्मी डैडी हमेशा पहाड़ियों की तरफ इशारा करते हैं। उनका घर खोजना मुश्किल नहीं होगा। जब हरमाइनी बर्थ पर लौट गई तो हैरी ने अपनी आवाज़ नीचे कर ली। तुमने सिर्फ उससे संबंध सुधारने के लिए हाँ की है। प्यार और जंग में सब जायज़ है, रॉन ने उत्साह से कहा। और इस वक्त तो दोनों ही चल रहे हैं। खुश हो जाओ, क्रिसमस की छुट्टियां चल रही हैं, लूना घर पर होगी। अगले सुबह वो लोग अंतर्ध्यान होकर हवादार पहाड़ी पर पहुंच गए। वहां से ओट्री सेंट कैचपोल गांव का बहुत बढ़िया नज़ारा दिख रहा था। रॉन उदासी से बोला, कितनी अजीब बात है, इतने करीब होकर भी घर नहीं जा सकता। देखो, ऐसी बात तो है नहीं कि तुमने उन्हें काफ़ी अरसे से नहीं देखा है। तुम क्रिसमस पर तो वहाँ गए थे, हरमाइनी ने ठंडेपन से कहा। मैं अपने घर नहीं गया था। तुम्हें क्या लगता है वहाँ जाकर मैं सबको बताता कि मैं तुम्हें छोड़ आया हूँ? हाँ, फ्रेड और जॉर्ज तो बहुत खुश होते और जिनी तो इसे बहुत समझदारी का काम मानती। तो फिर तुम कहाँ गए थे? हरमाइनी ने हैरानी से पूछा। बिल और फ्लर के नए घर, शेल कॉटेज। बिल मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। मेरी हरकत के बारे में जानकर वो खुश तो नहीं हुआ, लेकिन उसने इस बारे में लगातार बड़बड़ भी नहीं की। वो जानता था मुझे अपनी गलती पर अफसोस है। परिवार में बाकी किसी को भी मेरे वहाँ होने का पता नहीं था। बिल ने मम्मी से कह दिया था कि वो और फ्लर क्रिसमस पर घर नहीं आएंगे। वो अकेले मनाना चाहते हैं। शादी के बाद वो पहली बार अकेले छुट्टियाँ मना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि फ्लर को इससे दिक्कत हुई। तुम लोग जानते हो वो सेलेस्टीना बारबेक से कितनी चिढ़ती है। रॉन ने अपने घर की तरफ पीठ कर ली। उसने पहाड़ी के शिखर की ओर सबसे आगे जाते हुए कहा, यहाँ कोशिश करते हैं। कुछ घंटों तक वो तलाश करते रहे। हरमाइनी के जोर देने पर हैरी अदृश्य चौकी के नीचे छुपा रहा। नीचे पहाड़ियों पर कोई नहीं रहता था, बस एक छोटा सा घर था जो खाली नजर आ रहा था। तुम्हें क्या लगता है कहीं ये उन्हीं का घर तो नहीं है? शायद वो क्रिसमस पर कहीं बाहर गए हों। हरमाइनी ने खिड़की से झांका। अंदर छोटा सा साफ किचन था। रॉन हंस पड़ा। देखो, मुझे लगता है लवगुड परिवार की खिड़की से झांकते ही समझ में आ जाएगा वहाँ कौन रहता है। चलो अगली पहाड़ी पर तलाश करते हैं। वो अंतर्ध्यान होकर उत्तर दिशा में कुछ मील गए। हवा में उनके बाल और कपड़े उड़ रहे थे तो रॉन चिल्लाया, वो उस पहाड़ी की चोटी की तरफ वो उस पहाड़ी की चोटी की तरफ इशारा कर रहा था जिस पर वो प्रकट हुए थे। वहाँ एक अजीब सा मकान था। ऐसा लग रहा था जैसे बड़ा काला बेलन आसमान की तरफ उठा हुआ है। उसके पीछे दोपहर में आसमान में भूतहाथ सा चांद लटका था। यही लूना का घर होना चाहिए। और कौन ऐसी जगह पर रह सकता है? ये तो किसी बड़े कैसल जैसा दिखता है। ये महल जैसा नहीं दिखता। हरमाइनी ने तेवरी चढ़ाई और मीनार को देखते हुए कहा। मैं महल नहीं, शतरंज के हाथी की बात कर रहा था, रॉन बोला। रॉन के पैर सबसे लंबे थे, इसलिए पहाड़ी की चोटी पर वो सबसे पहले पहुंच गया। हैरी हरमाइनी हाँफ रहे थे, पसलियों पर हाथ रखे थे। रॉन खुलकर मुस्कुरा रहा था। ये उन्हीं का घर है। देखो,
एक टूटे फूटे गेट पर हाथ से पेंट करके लिखे गए 3 साइन बोर्ड थे। पहले पर लिखा था द क्विबलर, संपादक एक्स लवगुड। दूसरे साइन बोर्ड पर लिखा था अपने मिसलटो खुद चुने, और तीसरे पर लिखा था डिरिजिबल प्लम्स से दूर रहें। जब उन्होंने गेट खोला तो वो चरमराया। एक झाड़ी पर नारंगी और गाजर जैसे फल लगे थे, जिन्हें लूना कई बार ईयर रिंग्स की तरह कानों में पहनती थी। हैरी एक अम्ल रस झाड़ी को पहचान गया और उसने इसके सूखे तने को थोड़ी दूर से पार किया। हैरी, अच्छा रहेगा तुम अदृश्य चोगा उतार दो, हरमाइनी ने कहा। मिस्टर लवगुड हमारी नहीं तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हैरी ने हरमाइनी का कहना मान लिया। चोगा बैग में रखने के लिए उसे दे दिया। फिर हरमाइनी ने मोटे काले दरवाजे को 3 बार खटखटाया, जिस पर लोहे की कीलें थीं। 10 सेकंड में दरवाजा खुल गया। जेनोफिलियस लवगुड नंगे पैर खड़े थे। क्या है? तुम लोग कौन हो? क्या चाहते हो? जेनोफिलियस ने तीखी चिड़चिड़ी आवाज में चिल्लाकर पूछा। उन्होंने सबसे पहले हरमाइनी को, रॉन को और आखिर में हैरी को देखा। उसे देखते ही उनका मुंह मजेदार गोल आकार में खुल गया। हेलो मिस्टर लवगुड। हैरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हैरी पॉटर। जेनोफिलियस ने हैरी के साथ हाथ नहीं मिलाया, हालांकि जो आंख उनकी नाक की तरफ नहीं थी वो सीधे हैरी के माथे के निशान पर पहुंच गई थी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हमें आपसे कुछ पूछना है। मुझे नहीं लगता ऐसा करना ठीक होगा, जेनोफिलियस ने फुसफुसाकर कहा। उन्होंने थूक गुटका और बगीचे में चारों तरफ तेजी से नजर दौड़ाई। ये तो सदमे वाली बात है। हे भगवान, मुझे सचमुच नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, हैरी ने कहा, जो इस फी के स्वागत से निराश था। ओह ठीक है, जल्दी से अंदर आओ, जल्दी। वो लोग मुश्किल से चौखट पार करके निकले। जेनोफिलियस ने तेजी से दरवाज़ा बंद कर दिया। ये बिल्कुल गोलाकार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी नमकदानी में खड़े हों। दीवारों पर फिट होने के लिए हर चीज़ घुमावदार थी, स्टोव, सिंक और अलमारियाँ। फर्श के बीच में लोहे की घुमावदार सीढ़ी थी जो मकान के ऊपरी हिस्से पर जाती थी। ऊपर से काफ़ी खड़ खड़ धम धम की आवाज़ आ रही थी। हैरी सोचने लगा, लूना न जाने क्या कर रही हैं। तुम लोग ऊपर आ जाओ, जेनोफिलियस ने कहा। वो परेशान दिख रहे थे, आगे चल रहे थे। ऊपर का कमरा लिविंग रूम और वर्कशॉप का मिला जुला रूप था। हॉगवर्ट्स का आवश्यकता कक्ष किसी विशाल भूल भुलैया की तरह लगता था। वैसे ही ये कमरा भी था, जिसमें सदियों से अनेक चीज़ें छुपी हुई हों। कुछ प्राणियों के मॉडल थे जिन्हें हैरी पहचान नहीं पाया। वो सब छत से लटके थे, पंख फड़फड़ा रहे थे या जबड़े हिला रहे थे। लूना वहाँ नहीं थी। आवाज़ लकड़ी की एक मशीन से आ रही थी, जिसके पहिए जादू से घूम रहे थे। एक पल बाद हैरी समझ गया ये पुराने ज़माने की प्रिंटिंग मशीन होगी, क्योंकि ये द क्विबलर उगल रही थी। माफ़ करना, जेनोफिलियस ने मशीन के पास जाते हुए कहा। उन्होंने बहुत सारी किताबों और कागज़ों के नीचे से एक गंदा सा टेबल क्लॉथ निकाला, जिससे किताबें फर्श पर गिर गईं। उन्होंने टेबल क्लॉथ को प्रिंटिंग मशीन पर ढक दिया, जिससे खड़ खड़ की आवाज़ कम हो गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? बहरहाल हैरी कुछ बोल पाता है इसके पहले हरमाइनी ने सदमे भरी चीख निकाली। मिस्टर लवगुड, ये क्या है? वो एक बड़े भूरे सीढ़ीदार सींग की तरफ इशारा कर रही थी। ये काफ़ी हद तक यूनिकॉर्न के सींग जैसा दिखता था जो दीवार पर मढ़ा था। ये क्रम्पल हॉर्न्ड स्नोर केक का सींग है, जेनोफिलियस ने कहा। नहीं, ये नहीं है, हरमाइनी ने कहा। हरमाइनी, ये वक्त नहीं है। लेकिन हैरी, ये महाविस्फोटक सींग है। ये क्लास बी की प्रतिबंधित सामग्री है। इसे मकान में रखना बहुत खतरनाक है। इसका वर्णन विचित्र जानवर और उन्हें कहाँ खोजा जाए में दिया है। मिस्टर लवगुड, आप इसे बाहर निकालें। क्या आप नहीं जानते इसे छूते ही विस्फोट हो जाता है? मिस्टर लवगुड, मैं इसके नीचे और चारों तरफ के खांचेदार निशान पहचानती हूँ। ये महाविस्फोटक सींग है, बेहद खतरनाक। आपको कहाँ से मिला? जेनोफिलियस ने उसी जिद्दी अंदाज में आगे कहा। मैंने इसे 2 हफ्ते पहले एक बहुत ही खुश मिजाज युवा जादूगर से खरीदा था, जो स्नो और केक में मेरी दिलचस्पी के बारे में जानता था। मेरी लूना के लिए क्रिसमस का तोहफा है। तुम यहाँ किस लिए आए हो मिस्टर पॉटर? हमें मदद की ज़रूरत है, हैरी ने हरमाइनी के दोबारा शुरू होने से पहले कहा। वो आतंकित लेकिन मंत्रमुग्ध दिख रहे थे। देखो, बात यह है कि हैरी पॉटर की मदद करना थोड़ा ख़तरनाक है। क्या आप ये सबसे नहीं कह रहे हैं कि हैरी पॉटर की मदद करना चाहिए? रॉन ने कहा। आप अपनी पत्रिका में यही कह रहे हैं। जेनोफिलियस ने टेबल क्लॉथ के नीचे छिपी हुई प्रिंटिंग मशीन पर नज़र डाली। हाँ, मैंने ये विचार व्यक्त किया है। बहरहाल तो ये सिर्फ दूसरे लोगों को करना चाहिए, आपको नहीं, रॉन ने कहा। जेनोफिलियस ने जवाब नहीं दिया, थूक गुटकते रहे। लूना कहाँ है? हरमाइनी ने पूछा। देखते हैं वो इस बारे में क्या सोचती है। जेनोफिलियस का मुंह कांप गया।
जिससे वो खुद को मजबूत बना रहे हों। लूना मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी तक गई है, वो तुम्हें देखकर खुश होगी, मैं उसे बुलाता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूँगा। वो घुमावदार सीढ़ियों पर उतर कर ओझल हो गए। उन लोगों को बाहर का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। डरपोक बुढ़ा। लूना से उसमें 10 गुना हिम्मत है, रॉन ने कहा। शायद वो चिंता कर रहा है कि अगर प्राण भक्षियों को मेरे यहाँ आने का पता चल गया तो उसके साथ क्या होगा। हरमाइनी ने कहा, देखो मैं रॉन से सहमत हूँ, ये बहुत ही पाखंडी है। हर एक को तुम्हारी मदद करने की बात करता है और खुद बचने की कोशिश कर रहा है, और भगवान के लिए उस सींग से दूर रहना। हैरी की निगाह एक अजीब चीज़ पर पड़ी जो सामान से अटे साइन बोर्ड पर रखी थी। वो एक सुंदर लेकिन गंभीर दिखने वाली जादूगर की पत्थर की अर्ध प्रतिमा थी, जो सिर पर बड़ी अजीब सी चीज़ पहनी थी। इस मुकुट जैसी चीज़ के दोनों तरफ सुनहरे ईयर ट्रम्पेट जैसी 2 चीज़ें थीं। सिर के ऊपर वाले चमड़े के पट्टे पर चमकदार नीले पंखों का जोड़ा था, जबकि माथे पर बंधी दूसरे पट्टे में नारंगी गाजर फंसी थी। इसकी तरफ देखो, हैरी ने कहा। मनमोहक है, रॉन बोला। मैं हैरान हूँ वो इसे शादी में पहनकर क्यों नहीं आया। उन्हें सामने वाले दरवाजे के बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। एक ही पल बाद जेनोफिलियस घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ते हुए कमरे में आ गए। उनके पतले पैर वेलिंगटन जूतों में थे। वो अलग अलग डिज़ाइन वाले चाय के कपों की ट्रे और धुआं निकालते टी पॉट को लेकर आ रहे थे। ओह, तुमने मेरी प्रिय खोज को देख लिया, उन्होंने ट्रे हरमाइनी के हाथ में पकड़ाते हुए कहा, और मूर्ति के बगल में खड़े हैरी के पास पहुंच गए। जाहिर है मैंने सुंदर चंद्रिका चील घात का मुकुट बनाया है। बुद्धि इंसान का सबसे बड़ा खजाना है। जेनोफिलियस ने ट्रे की तरफ कदम बढ़ाए, जिसे हरमाइनी ने एक भरी हुई साइड टेबल पर जमाने में कामयाबी पा ली थी। क्या मैं तुम लोगों को गर्डी रूट का रस पिला सकता हूँ? इसे हम खुद बनाते हैं। चुकंदर के रस जैसे बैगनी रस को कपों में डालते हुए वो आगे बोले। लूना नीचे पुल के पास है। तुम लोगों के आने की खबर सुनकर वो रोमांचित है। अब उन्होंने एक कुर्सी पर रखे कागजों के गट्ठर को हटाकर बैठते हुए कहा, और वेलिंगटन जूते वाले पैर एक पर एक रख लिए। मैं क्या मदद कर सकता हूँ मिस्टर पॉटर? हैरी ने हरमाइनी की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर लवगुड, हमें उस प्रतीक के बारे में पूछना है जो आप बिल और फ्लर की शादी में अपने गले में पहने हुए थे। हम ये जानना चाहते हैं उसका क्या मतलब है। क्या तुम्हारा इशारा मौत के तोहफों के निशान की तरफ है? जेनोफिलियस ने अपनी भौं उठाते हुए पूछा।